नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल, आप सबका स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर कौन से वो विषय हैं जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं, किन खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। नजर डालते हैं ऑन द शो पर। ऑन द शो पे आज आपको बता दें, बोनस पॉइंट में सबसे पहले आपको बताएंगे यूपीआई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, और उसी खबर का होगा विश्लेषण। यूपीआई पर 1 अगस्त से कुछ बदलाव लागू हुए हैं, जानेंगे कि उन बदलावों का क्या असर हो रहा है। इसके बाद बात करेंगे यूरिया एक्सपोर्ट को लेकर के। यूरिया एक्सपोर्ट पर चीन से मिली राहत पर बात होगी। चीन ने एक्सपोर्ट के नियमों में ढील दी है। इससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भारत पर चीन अपनी सख्ती घटाने लगा है। इस खबर को अंशुमान सर से विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगली खबर सेबी की सालाना रिपोर्ट से निकल के आई है। सेबी ने शेयर बाजार में रेगुलेशन बढ़ाने के कई नए प्रस्ताव दिए हैं, जानेंगे कि कौन कौन से प्रस्ताव आ रहे हैं। इसके बाद भारत को लेकर के अमेरिका से आए नए बयान पर बात होगी। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा है कि ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान भारत का रवैया हट ही रहा है। और आखिर में अमेरिका के टैरिफ पर बातचीत होगी। टैरिफ के बावजूद अमेरिका का राजकोषीय घाटा 20% बढ़ गया है और महंगाई ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है। क्या कुछ इसके मायने, डिटेल में होगी बातचीत। लेकिन शुरुआत करेंगे यूपीआई यूजर्स से जुड़ी खबर के साथ। यूपीआई यूजर्स को अगस्त की शुरुआत से यूपीआई के इस्तेमाल में कुछ बदलाव नजर आया होगा। दरअसल यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने 1 अगस्त से यूपीआई इस्तेमाल को लेकर के नए नियम लागू किए हैं। यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल और ट्रांजैक्शन की असफलता से जुड़े मामले सामने आने के बाद एनपीसीआई ने यूजर्स के लिए नियम बदले हैं। सर, क्या प्रमुख बड़े बदलाव जो है वो यूपीआई में देखने को मिले हैं और आखिर में सरकार को इन बदलाव को करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? विपुल जी, जो लोग यूपीआई का नियमित इस्तेमाल करते हैं, हालांकि अभी उन्होंने इन चेंजेस को फील नहीं किया होगा क्योंकि ये बदलाव अभी हुए हैं और सीधे संचालनों में प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। लेकिन कई सारे महत्वपूर्ण संचालन हैं जो इनके दायरे में आएंगे और जो धीमे धीमे अभी लागू होंगे। चूंकि बैंक्स ने लागू नहीं किया इसलिए आप तक अभी ये पहुंचे नहीं है, पर एनपीसीआई ने इन बदलावों को शुरू कर दिया और बड़े बदलाव हैं। यूपीआई के पूरे ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ है लंबे समय के बाद। दरअसल हुआ यह कि जून में 2025 में यूपीआई पे करीब 18 अरब से ज्यादा के ट्रांजेक्शन हुए और 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यूएशन था जो इन ट्रांजैक्शन का था। यूपीआई के सिस्टम पर दबाव पड़ा। आपको याद होगा इस पिछले जून के महीने में हमने 2-3 बार यूपीआई की आउटेज देखी थी जिसमें यूपीआई ने काम करना बंद किया था, ट्रांजैक्शंस फेल होना शुरू हुए थे। अब एनपीसीआई को यह लग रहा है कि यूपीआई की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और इस पर बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए कई बड़े बदलावों की जरूरत है। तो एक श्रृंखला से सीरीज में बड़े बदलाव किए हैं यूपीआई के, जो आपके लिए जानना जरूरी है ताकि आपको पता रहे जब आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रमुख बदलाव हुए हैं और पुराने नियमों की तुलना में नए नियम जिस तरह से लागू किए गए हैं। तो बड़े बदलाव क्या है हम देखते हैं डेटा पॉइंट में। सबसे बड़ा बदलाव है कि बैलेंस चेक को लेकर पहले कोई सख्त सीमा नहीं थी। आप जितने बार भी चाहें उतनी बार आप यूपीआई पे जाके अपने बैलेंस चेक कर सकते थे। अब प्रति ऐप 50 चेक से ज़्यादा प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं किए जा सकेंगे। जो खाते यूपीआई से जुड़े हुए हैं उनको चेक करने की न्यूनतम कोई सीमा नहीं थी। अब प्रति ऐप 25 बार ऐसा चेक किया जा सकेगा। ऑटो पे जो मैंडेट आप लगाते हैं यूपीआई के जरिए तमाम बिल भुगतानों के लिए, वो कभी भी प्रोसेस होते थे, लेकिन यूपीआई नेटवर्क पर दबाव बढ़ाने के लिए अब ये नॉन बिजी टाइम्स में होगा या एक ट्रांजैक्शन और 3-4 बार रिट्राई के बाद अगर ऐसा नहीं होता तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक पर भी नए नियम तय कर दिए गए हैं। प्रति ट्रांजैक्शन 3 चेक हो सकते हैं, 90 सेकेंड का अंतर रखना होगा। जो रिसिपिएंट नाम है उसके नाम को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव की गई है, बैंक का नाम दिखेगा। एपीआई इंक्रिप्शन को लेकर भी सख्ती की गई है, तकनीकी ऑडिट की जरूरत है। और जो निष्क्रिय मोबाइल नंबर हैं उनके खाते 90 दिनों के बाद बंद कर दिए जाएंगे। ये इसलिए किया गया सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए क्योंकि अब यूपीआई की लागत बेहद ज़्यादा है। इतना बड़ा नेटवर्क संभालने की लागत बेहद ज़्यादा है। सरकार फिलहाल यूपीआई पर कोई फीस नहीं लगा पा रही और इसलिए
ट्रांजैक्शंस के बोझ से यूपीआई का नेटवर्क चरमरा रहा है। सभी बैंकों से कहा गया है कि 31 अगस्त 2025 तक, यानी 31 महीने के 31 अगस्त तक अपने सारे सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स को अपडेट करना होगा। इसीलिए ये चेंजेस आपको अपने मोबाइल पर या अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी नहीं दिख रहे हैं। जैसे जैसे बैंक इसे लागू करेंगे आपको दिखने लगेंगे। बैंकों के लिए 31 अगस्त की सीमा है, उसके बाद उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जी, इस बीच चीन ने भारत के लिए यूरिया एक्सपोर्ट के नियमों में ढील दी है। चीन के इस कदम से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। संभावना ये भी है कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा अब जल्द शुरू हो सकती है और रेयर अर्थ को लेकर भी चीन की तरफ से ढील होने के आसार हैं। चीन की तरफ से यूरिया एक्सपोर्ट में ढील ऐसे समय पर दी गई जबकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर के तनाव बढ़ा है। अगस्त के अंत में प्रधानमंत्री मोदी चीन यात्रा पर भी जा रहे हैं। सर, चीन के इस रुख को कैसे समझा जाए और आगे क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं दोनों रिश्तों के बीच, दोनों देशों के रिश्तों के बीच? देखिए विपुल जी, जो लोग रोज नियमित बोनस पॉइंट देखते हैं उन्हें याद होगा कि जब चीन और अमेरिका के बीच में डील हुई थी परसों, उसी दिन हम लोगों ने कहा था कि अब भारत के लिए चीन रियायतें देना शुरू करेगा और यूरिया और रेयर अर्थ के लिए बदलाव होगा। और 48 घंटे के अंदर वो व्यवस्था सामने लागू हो गई जिसमें कि चीन अब भारत के लिए के निर्यात पर जो सख्ती रखी थी उसे उदार करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा में शी जिनपिंग से मुलाकात होगी या नहीं, आधिकारिक रूप से भी इसका विस्तृत ब्यौरा नहीं आया है, लेकिन चीन अब अपने व्यापार युद्ध को या अपनी व्यापार चुनौतियों को अमेरिका के साथ सेटल करने के बाद भारत की तरफ मुड़ा है। उम्मीदें की जानी चाहिए कि आने वाले समय में कुछ रेयर अर्थ मैग्नेट्स की भी सप्लाई बहाल होगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, बजाज में तो उत्पादन बंद होने की स्थिति है। भारत की सबसे बड़ी जरूरत यह भी है, दूसरी बड़ी जरूरत है। और इसके अलावा भी शायद चीन अब ग्लोबल कूटनीतिक बिसात में इस कोशिश में होगा कि अगर अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते नहीं सुधरते हैं, नहीं बनते हैं, क्योंकि तनाव जिस स्थिति में दिख रहा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, तो वो भारत को शायद कुछ रियायतें देकर अपने साथ लाने की कोशिश करे। और यही मैंने आपसे, हम लोगों ने कल कहा था विपुल जी, कि भारत की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि उसे दो बड़े व्यापारियों के बीच में से किसी एक को चुनना है। एक के बाजार में अपना सामान बेचना है और दूसरे के बाजार से अपने लिए सामान खरीदना है। चीन से कच्चा माल लेना है और वो सामान उठाकर अमेरिका के बाजार में बेचना है। तो ये वही दुविधा है जहां भारत अभी खड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम तात्कालिक तौर पर चीन से जो बेहद जरूरी चीजों की आपूर्ति थी उसमें अब उदारता दिखने लगी है। जी, इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 की सालाना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में शेयर बाजार के रेगुलेशन को मजबूत करने के लिए कई नए कदम उठाने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बाजार में नियमों के उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने में 11 गुना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रिपोर्ट में 77,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम को डिफिकल्ट टू रिकवर की कैटेगरी में रखा गया है। सर, सेबी कौन कौन से बड़े सुधार करने वाली है या करने की बात कर रही है? अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है, क्या कुछ कहा गया सेबी की तरफ से? देखिए बिल्कुल जी, दो आंकड़े जो आपने बताए बताते हैं कि कितना डिफिकल्ट हो रहा है बाजार को मैनेज करना। जुर्माने, कितना उल्लंघन बाजार में बढ़ रहा है नियमों का, 11 गुना जुर्माने में बढ़ोतरी हुई। और इसके अलावा भी जो डूबी हुई रकम है, इतनी बड़ी रकम है जिसको सेबी वसूल नहीं कर पा रहा है। लेकिन सेबी की एनुअल रिपोर्ट ने आने वाले समय में कई बड़े और निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण सुधारों की तैयारी की, जिससे जानना एक निवेशक के तौर पर जरूरी है, चाहे आप स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं या म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, क्योंकि ये बदलाव जैसे भी लागू होंगे, क्योंकि सेबी की एक प्रक्रिया है, वो चर्चा पत्र लेकर आएगी, फिर उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया लेगी और उसके बाद से लागू करेगी। लेकिन इससे आपको दिखाई देता है कि अगले 12 महीनों का सेबी का एजेंडा क्या है और कैसे भारतीय बाजार में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। जैसे हम इनको एक एक करके समझते हैं। सेबी ने संकेत दिया है कि वो आईपीओ के दस्तावेज को सरल बना देगी। आईपीओ के दस्तावेज बेहद जटिल होते हैं, अधिकांश निवेशक तो शायद उनको पढ़ ही नहीं पाते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों में दोहराव होता है। तो अब सेबी एक टेम्पलेट आधारित व्यवस्था लाएगी जिसमें कि दस्तावेज को बनाना आसान होगा, कम समय लगेगा, इसलिए कंपनियों के लिए आईपीओ लाने में सुविधा होगी और निवेशकों को दस्तावेज समझने में भी आसानी होगी। इस पर हमारी विपुल जी निगाह रहेगी कि सेबी अपने कंपनियों के आईपीओ दस्तावेज को निवेशकों के लिए कैसे आसान बनाती है। बेहद जटिल और अजीबोगरीब किस्म का दस्तावेज होता है। अधिकांश निवेशकों को तो पूरा फॉर्म ही पढ़ना नहीं आता, दस्तावेज तो छोड़ दीजिए, उस फॉर्म को भी पढ़ना बेहद मुश्किल होता है। दूसरा ये कि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि मार्जिन ट्रेडिंग को लेकर है।
हमने अभी आपको बताया भी था एक दिन बोनस पॉइंट के कार्यक्रम में कि मार्जिन ट्रेडिंग का जो कर्ज है वो बुक 92,000 करोड़ तक जा पहुंची है, जिसके लिए कि ब्रोकर्स लोगों को छोटी राशि में शेयर में निवेश करने के लिए कर्ज देते हैं। इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा करने जा रही है। मार्जिन ट्रेडिंग में कौन सी कंपनियां, कौन से स्टॉक शामिल होंगे, इनका भी रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि यहां बढ़ता हुआ कर्ज बड़ी चुनौती है। विदेशी निवेशकों के लिए और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। एक सिंगल स्वागत एफआई सिस्टम शुरू करने की बात है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके एफआई कहीं से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। दूसरा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, गैर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई को अनुमति देने की समीक्षा की जा रही है। यह महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर इस पर कोई बदलाव आता है तो भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। इसके बाद जो अगले प्रमुख सुधार हैं उनमें यह सबसे जरूरी चीज है। सेबी ने यह संकेत दिया है अपनी एनुअल रिपोर्ट में कि वो भारत के म्यूचुअल फंड नियमों की जो 1996 में बने थे उनकी सबसे बड़ी व्यापक समीक्षा करने जा रही है। यहाँ म्यूचुअल फंड उद्योग के लोगों से भी बात करने से पता चल रहा है कि सेबी पूरे म्यूचुअल फंड के नियम के ढांचे में कई बड़े बदलाव कर सकती है, जिसमें बाजार के बदलते परिदृश्य के हिसाब से स्कीमों का क्लासिफिकेशन, उनका नाम रखना और भी कई तरीके के प्रावधान। तो इस पर म्यूचुअल फंड निवेशकों की निगाह जरूर रहनी चाहिए। ये बड़े बदलाव होने वाले हैं। दूसरा है कि गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ के वैल्यूएशन के नियम बदलने की तैयारी है। अभी तक एलबीएमए के, लंदन बुलियन मार्केट के रेट्स आते हैं, लेकिन अब उसके लिए एक नई व्यवस्था आएगी। रीट्स और इनविट्स को हाइब्रिड की जगह इक्विटी के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव है, ताकि ईटीएफ की तरह इनकी भी ट्रेडिंग की जा सके। ये इस तरीके के कुछ बड़े सुधार हैं जो सेबी आने वाले समय में करने वाली है और जिनका असर हमें भारतीय बाजार में बहुआयामी रूप तौर पर दिखाई देगा। भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत के ऊपर अमेरिका का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारत से इंपोर्ट होने वाले सोलर सेल को लेकर के एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी है। पिछले 2-3 वर्षों के दौरान भारत से अमेरिका को सोलर सेल के एक्सपोर्ट में जोरदार बढ़ोतरी दिखी। उधर अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रेड डील पर बातचीत के दौरान भारत का रुख हट ही रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने बातचीत में सहयोग नहीं किया। इस बीच चेक की रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि अगले महीने होने वाली संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा सकते हैं और उनके अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। सर, किस मामले को लेकर के अमेरिका में एंटी डंपिंग को लेकर के जांच चल रही है? संकेतों से अगर आप समझें तो भारत पर अमेरिका की सख्ती बढ़ रही है, क्योंकि भारत के साथ 3 और देश हैं जिनके ऊपर सोलर सेल्स की डंपिंग की कार्यवाही पर जांच शुरू हुई है। इनमें एक इंडोनेशिया और एक लाओस और तीसरा भारत है। ये वो देश हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ऊंचे टैरिफ, सामान्य से ऊंचे टैरिफ लगा रखे हैं। भारत सोलर सेल का एक्सपोर्ट करता है। 2 संकेत इससे मिल रहे हैं कि शायद अमेरिका ये जानने की कोशिश में है कि ये जो सोलर सेल हैं ये चीन के से आने वाले कच्चे माल या उपकरणों से बने हुए हैं जिनकी अमेरिका में डंपिंग हो रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत को भी किसी न किसी तरह से इसमें स्क्रू करने की कोशिश दिखाई दे रही। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत का जो सोलर सेल का एक्सपोर्ट था वो 2022 से लेकर 2024 के बीच में $83 मिलियन से बढ़कर करीब करीब $792 मिलियन के आसपास हो गया है। और ये वो एक नया उभरता हुआ क्षेत्र था जिसको लेकर भारत ने अमेरिकी बाजार में अपनी पहुंच बनाई थी। इंडोनेशिया से भी डंपिंग का आरोप है और लाओस पर भी डंपिंग का आरोप है। संकेत वही है कि शायद चीन से आया हुआ कच्चा माल है जिसके जरिए जो अमेरिका के बाजार में पहुंचाया जा रहा है। सर, लेकिन इस मामले को लेकर के अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का जो बयान आया उसको किस तरीके से देखा जाए? और काफ़ी सख्त रवैया इधर यूएस की तरफ से भारत के बारे में रहा है हाल फिलहाल के दिनों में। देखिए, यहाँ भारत में लोग इस खुशफहमी में हैं, उम्मीद में हैं कि अमेरिका अपने रुख में थोड़ा नरमी करेगा, लेकिन हम हर 24-48 घंटे में पैटर्न के तौर पर अमेरिका के सर्वोच्च स्तर से भारत के लिए कोई ना कोई कमेंट आता हुआ देखते हैं। जैसे 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के बहाने ये कहा कि भारत के साथ डील नहीं हो पाई क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं थे। अब आज जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि भारत बहुत जिद पर अड़ा हुआ था, बहुत हठ पर अड़ा हुआ था। हालांकि हम एक डील करना चाहते थे, हम इस बात पर तैयार थे कि एक डील हो जाए। इससे अगर आप संकेत समझने की कोशिश करें कि अमेरिका फिलहाल अभी भारत को कोई रियायत देने की स्थिति के पक्ष में नहीं है किसी भी वार्ता में।
इतने सब विवाद के बाद भी अमेरिका की तरफ से, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि जब ये विवाद हुआ था कि अमेरिका की तरफ से या भारत की तरफ से किसकी तरफ से पहल की जाएगी बातचीत के लिए, तो अमेरिका कोई पहल करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी ट्रंप प्रशासन के दिमाग में भारत की वही छवि है कि भारत टैरिफ किंग है, भारत जिद पर अड़ा हुआ है, हट किए हुए है, और इसलिए कोई संधि नहीं हो सकती। ऐसी ये परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा पेचीदा और तनावपूर्ण लग रही है, और दोनों देशों के बीच में भी कोई व्यवस्था भी नहीं शुरू हुई। एक दिलचस्प किस्सा आपको विपुल जी बताया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस बात की चर्चा है कि स्विट्जरलैंड के ऊपर भी 39% टैरिफ लगाए हैं। भारत में तो करीब 25% है, 50% अगर आप मान लें उसका वाला। स्विट्जरलैंड ने अपने फीफा के जरिए और कुछ और सेलिब्रिटीज के जरिए अमेरिका में अप्रोच करने की कोशिश की है ताकि वो नए सिरे से व्यापार वार्ताएं शुरू कर सके और टैरिफ को कम करा सके। एक और दूसरा देश है जो ट्रंप के गुस्से का शिकार हुआ, वो साउथ अफ्रीका है। वो भी एक नई डील वर्कआउट करके लेके जा रहा है अमेरिका से बात करने के लिए, पर भारत की तरफ से, भारत और अमेरिका के बीच ऐसी कोई बर्फ पिघलती अभी नहीं दिख रही है। चलिए, तो अब देखते हैं। अब ऐसे में सर, जो कुछ आगे चल करके क्या उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? प्रधानमंत्री जो है अमेरिका जा रहे हैं, क्या उस यात्रा से रिश्तों में सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी और टैरिफ पर मुलाकात होगी, इस मामले में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। जो संकेत अभी आए हैं, आधिकारिक रूप से नहीं आए, वो ये है कि प्रधानमंत्री सितंबर में यूएनजीए में जाएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है हर साल, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जाते रहते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं। यूएनजीए में जाने वाले प्रधानमंत्री आमतौर पर अमेरिका में, चूंकि अमेरिका उसको होस्ट करता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी मुलाकात करते हैं। पर भारत का मामला थोड़ा पेचीदा है। जो संकेत है कि अगर कोई बातचीत होती है, क्योंकि सितंबर का समय है, अगस्त अगले 15 दिनों में, 20 दिनों में किसी तरीके की सहमति बनती है, तो प्रधानमंत्री वहां जाकर शायद इस मामले में सहमति को अंतिम रूप दे सकते हैं। लेकिन अभी तो संधि की मेज पर बैठने जैसी परिस्थितियां नहीं। अमेरिका ने तो बातचीत भी स्थगित कर दी है। अमेरिका की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि जो प्रतिनिधिमंडल आने वाला था 25 अगस्त को, वो भी अभी नहीं आ रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल पर निशाना साधा। इस बार ट्रंप ने फेडरल रिजर्व ऑफिस की बिल्डिंग पर हुए खर्च को लेकर के पावेल के खिलाफ मुकदमा करने की बात कही। ट्रंप की तरफ से पावेल पर ब्याज दरों में कटौती को लेकर के लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मंगलवार को ट्रंप ने फिर कहा कि ब्याज दर कटौती में बहुत देर हो चुकी है और पावेल को अब कटौती ज़रूर करनी चाहिए। सर, पावेल पर ये जो ताज़ा स्टेटमेंट आई, ताज़ा हमला हुआ, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और कैसे देख रहे हैं आप इसे? बड़ी दिलचस्प स्थिति है अमेरिका की अर्थव्यवस्था में। अमेरिका में जो 2 आंकड़े आए कल, जिन आंकड़ों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, उसका एक सिरा पावेल से भी जुड़ता है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए, महंगाई बढ़ने के संकेत हैं। मैं आंकड़ों पर की भरोसे पर भी सवाल उठे, लेकिन माना जा रहा है कि महंगाई इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। उस परिस्थिति में जेरोम पावेल ब्याज दर तो अब कम करने से रहे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो किसी भी सेंट्रल बैंक का चेयरमैन ऐसी स्थिति में ब्याज दरों में कमी नहीं करेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और ज़्यादा हमलावर हो गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि परिस्थितियां ब्याज दर कम करने के पक्ष में नहीं है और जेरोम पावेल को हटाकर ही ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो $3 बिलियन खर्च हुए फेडरल रिजर्व की बिल्डिंग के बनाने में, उसे $50 मिलियन में ठीक किया जा सकता था। तो अब धीमे धीमे बात इस तरफ बढ़ रही है जहां जेरोम पावेल के अगेंस्ट कुछ भ्रष्टाचार का, किसी इनअप्रोप्रिएट काम करने का या अपने नियमों से बाहर जाकर काम करने का मामला बनाया जाए और फिर उन्हें हटाने की कोशिश की जाए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से तो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। पुराना इतिहास है अमेरिका में राष्ट्रपतियों और फेडरल रिजर्व के बीच लड़ाई का, जंग का, जिसमें राष्ट्र में इस्तीफा भी देना पड़ा है फेडरल रिजर्व के गवर्नर को। पर जेरोम पावेल अभी फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं है और उनका कार्यकाल अगले साल पूरा होगा। तब तक तो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं ब्याज दरों में कमी, उसका समय निकल जाएगा। तो बेचैनी डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, इस पर हम अगली खबर में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये परिस्थिति उस तरफ जा रही है जहां धीमे धीमे डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड में ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो जेरोम पावेल के फैसलों को रोक सके और डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। जी, इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप परप्लेक्सिटी ने सर्च इंजन गूगल के ब्राउज़र क्रोम को खरीदने का ऑफर दिया है। परप्लेक्सिटी ने $34.5 अरब में ये ऑफर किया है। ये ऑफर परप्लेक्सिटी के खुद के वैल्यूएशन से लगभग 2 गुना है। जुलाई में कंपनी का वैल्यूएशन $18 अरब आका गया था। सर, ये जो कोशिश है परप्लेक्सिटी की, ये किस तरीके की कोशिश है
और इसके क्या मायने क्या निकाले जाए? बड़ा बड़ा दिलचस्प है और बाजार में काफ़ी इसको लेकर चर्चा है, क्योंकि परप्लेक्सिटी उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जैसे आपने बताया कि उसकी अपनी वैल्यूएशन के बेस पर तो उसे नहीं खरीद सकता। तो परप्लेक्सिटी ने कहा है कि हमें फंड करने वाले लोग आगे आएँ, हमें फंड करें और हम इसकी ये बोली लगाते हैं, हम फंड जुटाएंगे और गूगल से क्रोम को ले लेंगे। गूगल के लिए क्रोम जाने का मतलब है कि बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाना। गूगल का सबसे फंडामेंटल ब्राउज़र ही वही है और बाजार में करीब 90% की हिस्सेदारी रखता है। परप्लेक्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ब्राउजर की अगली पीढ़ी तय कर दी है, जिसमें कि एआई के लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपकी सर्च को बेहतर बनाते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। परप्लेक्सिटी ने अपने रेगुलर एआई प्लेटफॉर्म के साथ एक ब्राउज़र भी लॉन्च किया जिसका नाम कॉमेट है। अब बड़ा दावा है, इससे बाजार में काफ़ी तहलका है, हलचल है और परप्लेक्सिटी की प्रोफाइल में थोड़ी मजबूती आएगी। लेकिन गूगल आसानी से इसके टेक ओवर के लिए शायद ही तैयार हो और गूगल और परप्लेक्सिटी के बीच अभी हाल फिलहाल में ऐसी कोई बात भी हो, इसके भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। इसमें चीन ने अपने यहाँ सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर को दिए गए कर्ज पर सब्सिडी का फैसला लिया है। सब्सिडी के लिए कंज्यूमर सर्विस के 8 अलग अलग सेक्टर्स को चुना गया। ब्याज पर 1% की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी और इस सब्सिडी का 90% बोझ वहाँ का केंद्रीय बैंक तथा 10% बोझ स्थानीय सरकार उठाएगी। सर, चीन ये कदम क्यों उठा रहा है और ये किस तरीके का प्रस्ताव है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, चीन ने अमेरिका के साथ अपनी संधि की व्यवस्था तय करने के बाद ये समझ लिया है कि 30% टैरिफ के साथ उसे लंबे समय तक जाना होगा। उसके लिए निर्यात बाजार टूट रहा है और ये शुरुआत से ही, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस समय से ही चीन ने अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मांग बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी थी। इसका एक प्रयोग चीन ने 2017-18 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान किया था। उसी श्रृंखला में ये बड़ी पहल है जिसमें कि निवेश बढ़ाने के लिए, तमाम सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए, सरकारी और निजी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए अगर लोग लोन लेते हैं तो उनको ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। और इसके लिए जो प्रमुख चीन के बैंक हैं उनको विशेष रूप से आदेश जारी किए गए हैं। वो बैंक स्पेशल स्कीम्स लॉन्च करेंगे जिन स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति जाकर लोन ले सकता है और ब्याज पर उसे सब्सिडी मिल सकती है। मौजूदा परिस्थिति में चीन के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा, बावजूद इसके कि अभी उसके लिए अमेरिका का बाजार खुला है, पर 30% टैरिफ के साथ उसके लिए प्रतिस्पर्धा सीमित हो रही है। ऐसी स्थिति में चीन को डिफ्लेशन से बचने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के भीतर मांग लाने की संभावना है। चीन की अर्थव्यवस्था आंशिक रूप से डिफ्लेशन की स्थिति में पहुंची गई है और इसलिए ये तमाम कोशिशें इस तरह से की जा रही हैं जिससे कि घरेलू स्तर पर मांग को सहारा दिया जा सके। और जब भी ग्लोबल ट्रेड में इस तरीके का डिसरप्शन होता है ना विपुल जी, तो घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती देकर ही ऐसी परिस्थितियों से उबरा जाता है। जी, इस बीच टैरिफ से अमेरिका की कमाई बढ़ने के बावजूद जुलाई के दौरान वहां का राजकोषीय घाटा 20% बढ़ गया। जुलाई के दौरान अमेरिका का राजकोषीय घाटा $291 अरब दर्ज किया गया। राजकोषीय घाटा बढ़ने के साथ अमेरिका पर कुल कर्ज बढ़कर के $37 ट्रिलियन हो गया है। इधर टैरिफ की वजह से वहां पर महंगाई ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। जुलाई के दौरान अमेरिका में रिटेल महंगाई दर 2.7% रही है। जून में भी महंगाई इसी स्तर पर थी। सर, अमेरिका में कल 2 महत्वपूर्ण आंकड़े आए। महंगाई तो बढ़ती हुई दिखाई दी, उसके साथ साथ सरकार का घाटा भी बढ़ा। इन आंकड़ों से क्या कुछ समझ में आ रहा है? टैरिफ बढ़ाने के बाद राजकोषीय तस्वीर आपको कैसी दिखाई दे रही है? अगर आप बड़ी हेडलाइन देखें 3 आंकड़ों की, मैं इसमें एक आंकड़ा और जोड़ूंगा जो आंकड़ा पिछले हफ्ते आया था अमेरिका में बेरोजगारी का, जिसके बाद अमेरिका के बेरोजगारी के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में फायर कर दिया था। अगर इन 3 आंकड़ों को एक साथ रखें तो आप प्रथम दृष्टया प्रेमा फिसा ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की दवाई काम नहीं आ रही है, बल्कि वो नुकसान करने लगी है। और इसके शुरुआती संकेत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं जो हमें दिखाई दिए। ट्रंप की दोनों मुश्किलें दोहरी हो गई हैं। टैरिफ लगने के बाद महंगाई भी बढ़ रही है और सरकार का घाटा भी बढ़ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण घाटा जिसे हम समझते हैं, फिर हम उसके बाद महंगाई की तरफ आते हैं। रिकॉर्ड टैरिफ आया जुलाई में 273% टैरिफ की इनकम बढ़ी, $21 बिलियन हो गई। अमेरिका में इतना टैरिफ किसी एक महीने में कभी नहीं आया क्योंकि बड़ी टैरिफ की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद भी जो आंकड़े सामने आए, वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में 2025 के पहले 10 महीनों में करीब करीब घाटा 1.6 ट्रिलियन तक पहुंच गया।
बजट घाटे में 20% की बढ़ोतरी हुई। कुल राष्ट्रीय कर्ज करीब $37 ट्रिलियन के आसपास है और कर्ज का पर ब्याज का भुगतान लगातार तेजी से बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ लगा रहे थे तब उन्होंने यह दावा किया था कि इससे अमेरिका के घाटे और कर्ज को कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन जो शुरुआती संकेत आए वो बिल्कुल उसके उल्टे हैं। दूसरी बात है कि अमेरिका के वित्तीय प्रबंधन में लोगों का भरोसा घटा। जो वित्तीय भरोसे का सूचकांक है वो 13 महीने के निचले स्तर पर है और 60% के आसपास अमेरिकी लोगों का मानना है कि सरकार का वित्तीय प्रबंधन और टैरिफ लगाने से वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। तो अगर आप ये माने कि टैरिफ इतने बड़े और इतने अच्छे महत्वपूर्ण कदम थे, तो अमेरिका के राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे और कर्ज के आंकड़ों से तो स्थिति ज्यादा बिगड़ती दिख रही है। यानी आपने मुर्गी भी हलाल कर ली और खाने वाले को मजा भी नहीं आया। बिल्कुल। लेकिन सर, जो महंगाई के नंबर्स आए वहाँ पे क्या कुछ मतलब बातें सामने निकल कर के आ रही हैं? वो नंबर्स क्या कह रहे हैं? अब ये दूसरी बड़ी मुसीबत है। राजकोषीय घाटा तो कम नहीं हुआ, टैरिफ आने के बाद, रिकॉर्ड टैरिफ लगाने के बाद, रिकॉर्ड राजस्व के बाद भी महंगाई के आंकड़े और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अमेरिका में महंगाई अब औसत दर टैरिफ की 18% से ऊपर है, जो 1930-34 के बाद सबसे बड़ा स्तर है। कपड़ा, जूते और गारमेंट पर टैरिफ और ज्यादा है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 2.7% बढ़ी, लेकिन कोर महंगाई पर ध्यान देना जरूरी है जो 3.1% है, और यह टैरिफ वाली महंगाई आने का संकेत है, क्योंकि जुलाई तो पहला महीना है जब टैरिफ लागू हुए हैं। अब तो टैरिफ आगे रेगुलर बढ़ते जाएंगे और 7 अगस्त के बाद तो पूरी तरह से लागू होना शुरू हुए तो इनका और ज़्यादा बड़ा असर होगा। तो टैरिफ के कारण कपड़े, जूते, फर्नीचर, इनकी कीमतें बढ़ी हैं। इस महीने चूंकि ग्रॉसरी की कीमतें कम थी और ईंधन की कीमत कम थी, इसलिए खुदरा महंगाई कम रही। दूसरी चीज़ है कि बड़ा सवाल इस बात पर भी रहा कि क्या आंकड़े साफ सुथरे पारदर्शी हैं, क्योंकि बड़ी चर्चा अमेरिका में कि महंगाई के आंकड़ों को सप्रेस किया गया, स्पष्ट रूप से सामने नहीं लाया गया। लेकिन अगर आप जूते, फर्नीचर, कपड़े, इनकी कीमतें देखें तो जुलाई में इनमें करीब करीब 1 से 2% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। टैरिफ के असर से तीसरी और चौथी तिमाही में महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि पहले से स्टॉक किया हुआ माल खत्म होगा और 2025 के अंत में जो खुदरा महंगाई है उसके ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। फेडरल रिजर्व का जो बेंचमार्क लेवल है 2% का जो लक्ष्य है, उससे तो ऊपर ही है, 3% से ऊपर निकल सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में जो बजट लैब का यह आंकड़ा है कि अमेरिका में प्रति परिवार महंगाई से करीब $2400 की आय खत्म हो सकती है, जबकि निम्न आय वाले परिवारों को करीब $1300 का नुकसान होगा। तो टैरिफ ने एक तरफ बजट की स्थिति बिगाड़ी है, सरकार का बजट बिगाड़ा, और दूसरी तरफ लोगों का, आम अमेरिकी लोगों का भी बजट बिगाड़ा है। लेकिन सर, अब अगर ट्रंप साहब ये बताना चाहेंगे कि मतलब हमने जो टैरिफ लगाया है उससे अमेरिका को बहुत फ़ायदा हो रहा है, उसकी सफलता अगर गिनाना चाहेंगे, वो कैसे दिखाएंगे फिर? देखिए, महंगाई को तो नहीं टाल सकते, क्योंकि जब आप टैरिफ अपने घर में सामान मंगाकर उस पर ड्यूटी लगा रहे हैं तो लोगों को महंगा सामान तो देना पड़ेगा, तो और उस महंगाई को झेलना पड़ेगा। उसके बदले दो चीजें डोनाल्ड ट्रंप दिखा सकते हैं कि इस महंगाई के बदले रोजगार आए, तो रोजगार के आंकड़े तो बेहद खराब थे, हमने आपसे भी चर्चा की। दूसरा तरीका यह है कि ठीक है, हमने घाटा कम किया है, क्योंकि हमने टैक्स में रियायतें दी थी पहले अपने देश के लोगों को, और बाहर से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाया था, तो इसलिए हमने घाटा कम किया। घाटा कम होने का मतलब है कि अमेरिका का कर्ज कम हो। सारी चीजें घूमकर इस पर आती है कि अमेरिका अपने कर्ज में कितनी कमी कर सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब अपने चुनाव अभियान में लगे थे पिछले साल, तब उन्होंने कहा था कि वो टैरिफ की पॉलिसी इसलिए लेकर आएंगे क्योंकि अमेरिका रिकॉर्ड कर्ज में दबा हुआ है, घाटे बहुत ज्यादा हैं। टैरिफ लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नया निवेश आएगा, नई नौकरियां आएंगी, पैसा मिलेगा सरकार को, रेवेन्यू बढ़ेगा, और उससे हम घाटा और कर्ज कम कर सकेंगे। अब उनकी आखिरी उम्मीद जिस बात पर टिकी है यहां से दो परिस्थितियां बनती हैं, मैं आप सामने दिखाई दे रही हैं। एक, उनकी आखिरी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि वो जेरोम पावल को या तो मना लें या जेरोम पावल को हटा दें और ब्याज दरें कम कर लें। उससे अमेरिका के कर्ज पर ब्याज दर में कमी होगी और 2-3 महीनों में राजकोषीय घाटे की परिस्थिति थोड़ी ऐसी हो जाएगी जिससे वो अपनी सफलता साबित कर पाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि अगर ऐसा नहीं होता है, ब्याज दरें कम नहीं होती और महंगाई 3% तक पहुंच जाती है, 3% से ऊपर निकल जाती है जिसका खतरा दिख रहा है, क्योंकि 2.7% के आसपास इससे ऊपर निकल जाती है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपने टैरिफ के फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। क्योंकि महंगाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर नस है और अमेरिका के पास एक पुराना इतिहास है बहुत ऊंची महंगाई का, जिसके बाद ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई थी, जो कि जिमी कार्टर और पॉल वोल्कर का दौर था। तो इसलिए अब यहां से अगले 3 महीने डोनाल्ड ट्रंप की इस पूरी टैरिफ रणनीति की परीक्षा के हैं। फिलहाल इसके जो नतीजे आए, पहला टेस्ट है वो, उसके तो नतीजे डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदों के मुताबिक
बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरा सवाल सर एक छोटा सा इस पर यही था कि क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो जस की तस अगर बनी रहती हैं तो क्या ट्रंप इस बारे में विचार करेंगे, टैरिफ को पीछे की तरफ वापस लौटेंगे, या आपको लगता है कि कदम जो बढ़ गया है उनके लिए पीछे हटना मुश्किल होगा? बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि टैरिफ लगाकर दुनिया की सारी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई हैं, फैक्ट्रियों में उथल पुथल हो गई है, सब कुछ बदल गया है। देखिए, इस दबाव का ये असर था, आप ध्यान से देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका पे 100% टैरिफ लगा रहे थे, वो अमेरिका चाइना पे 100% टैरिफ लगा रहे थे, वो घटते 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 चाइना की शर्तों पर राजी हो गए और एक तरह से चाइना ने मनोवैज्ञानिक रूप से अमेरिका को पीछे धकेल कर हराकर अपनी शर्तें मनवा ली। ये इसी का असर था कि उनके टैरिफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खुद ही डैमेज कर रहे हैं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में महंगाई भी बढ़ा रहे हैं और घाटा भी कम नहीं कर रहे हैं। कम करेंगे टैरिफ या हटेंगे टैरिफ से, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इस बात की संभावना जरूर दिखती है कि अगर महंगाई अचानक फट पड़ी, अचानक विस्फोट हो गया, क्योंकि आंकड़े बड़े स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो फिर उन्हें कई सारे महत्वपूर्ण उत्पादों पर टैरिफ में कमी करनी पड़ सकती है। बहुत ऊंचे 50% टैरिफ है मेटल्स को लेके, कई चीज़ों पे काफ़ी ऊंचा टैरिफ है। तो उन्होंने गुंजाइश बना रखी है, जैसा कि लोग बता रहे हैं सूत्रों से, बाकी लोगों से बात होकर, कि उन्होंने गुंजाइश बना रखी है कि उन्हें किसी खास उत्पाद में, किसी खास प्रोडक्ट में अगर टैरिफ में महंगाई बढ़ती दिखाई दी तो उसकी ट्वीकिंग शुरू करेंगे, पर वो वापस लौटेंगे टैरिफ से, इस बात की संभावना ज़रा कम है। जब तक कि अदालत उन्हें ना रोक दे, अमेरिका के कोर्ट से फैसला ना आ जाए, तब तक उससे वापस लौटेंगे इसकी संभावना कम है, क्योंकि अपनी सफलता को एक तरह से साबित करने के लिए उनके पास रेवेन्यू तो है ही, जिसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, लेकिन घाटा और कर्ज बुरी तरह बढ़ा हुआ, जो उनकी सारी कोशिशों को ख़त्म कर रहा है। लेकिन सर, अगर महंगाई बढ़ गई इस दौरान तो फिर तो पावेल साहब के लिए और ट्रंप साहब के लिए मुश्किल होगा कि वो ब्याज दरें घटाने के लिए दबाव बना सके। देखिए, बाजार दोनों तरह से खेल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। बाजार एक इस तरह से देख रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप असफल होते हैं तो टैरिफ कम होंगे बाजार में, तो कंपनियों के लिए मांग बढ़ेगी और जो आर्थिक रूप से संकट और अनिश्चितता है वो कम होगी। और अगर ट्रंप पावेल को हटाने में सफल हो गए तो ब्याज दरें कम हो जाएंगी, क्योंकि वो लाकर ब्याज अपने व्यक्ति को बिठाएंगे, ब्याज दरें कम करेंगे, जिससे अमेरिका का कर्ज सस्ता होगा। और अगर महंगाई के बावजूद भी ब्याज दरों में थोड़ी बहुत कमी होती तो बाजार के लिए तात्कालिक तौर पर इससे राहत मिलेगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल और पेचीदा परिस्थिति है कि बढ़ती महंगाई के दौरान अगर डोनाल्ड ट्रंप ब्याज दरें कम कराने की कोशिश करते हैं तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गहरी ढांचागत चुनौतियां आ सकती हैं। तो इस दुविधा के बीच में बाजार अभी फिलहाल तो खड़े हुए हैं, लेकिन अगले 2 महीने, खासतौर से एक अगला और महीना टैरिफ के और महंगाई के असर के लिहाज से काफ़ी संवेदनशील होने वाला है। चलते चलते एक छोटी सी आखिरी टिप्पणी, आपने बाजार का जिक्र कर दिया, तो ये जो भारतीय बाजार तमाम दुविधाओं में फंसा हुआ है, एक दिन चल रहा है, फिर ऐसा लगता है शायद ये रिकवरी बढ़ेगी, अगले दिन फिर गिरावट आ जाती है। अब आज हमने देखा कि आज फिर से एक रिकवरी रही करीब 125 अंकों के आसपास की निफ्टी में। तो अभी भी असमंजस की स्थिति है। ये क्या जब पुतिन साहब की और ट्रंप साहब की जो मुलाकात होगी उससे ये असमंजस की स्थिति दूर होगी, या अभी आपको लगता है कि चुनौतियां कई हैं? क्योंकि आज तो एक कारण ये भी रहा, महंगाई दर के जो नंबर भारतीय बाज़ारों के लिए आए वो भी थोड़ा सा एक सहारा, मजबूती, 8 साल के न्यूनतम स्तर पर रही महंगाई। देखिए, पुतिन और ट्रंप के बीच में अगर कोई सहमति बनती है, जिसकी संभावना अभी तो सीमित ही लग रही है, दोनों तरफ से अगर बनती है तो भारत के लिए सेंटिमेंट अच्छा होगा ग्लोबल बाजारों का, क्योंकि जिससे चीन और अमेरिका की से सेंटिमेंट अच्छा हुआ, वैसे ही पुतिन और ट्रंप के बीच में सहमति और युद्ध खत्म होने से सेंटिमेंट अच्छा होगा। पर व्यवहारिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उससे कुछ बदलेगा, सिर्फ एक ही बदलाव होगा कि शायद भारत से वो टैरिफ हट जाएं जो 25% के पीनल टैरिफ हैं, और उससे भारतीय बाजार को लाभ मिले और भारत के लिए तेल आयात की सुविधा आसान हो सके। ये तो बदलाव होगा जिसका सेंटिमेंटल प्रभाव होगा। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स के तौर पर देखें तो भारतीय बाजार के लिए भारत की अपनी अर्थव्यवस्था में आने वाले 5-6 महीनों में कोई बड़े ऐसे बदलाव ट्रिगर नहीं दिखते, और इसीलिए शेयर बाजार दिशाहीन सा है। आप भी करीब से देखिए तो स्टॉक्स के बेस के ऊपर पर सिलेक्टिव स्टॉक्स को टारगेट करके ट्रेड हो रहा है, आपको कोई बड़ी दिशा नहीं दिखती। दूसरी चीज है कि जो भारत के स्टॉक मार्केट को लीड करने वाले इंपॉर्टेंट सेक्टर थे, चाहे वो IT हो या बैंकिंग हो, उन सब पे भी दबाव बना हुआ है। तो इसमें थोड़ा सेंटीमेंट है, थोड़े फंडामेंटल्स हैं, और जब भी सेंटीमेंट और फंडामेंटल एक दूसरे से उलझ जाते हैं तो बाजार की वही स्थिति होती है कि वो सुबह बढ़ता है, शाम को उसमें मुनाफा वसूली आती है, और वही हम इस समय बाजार में देख रहे हैं।
ठीक सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपनी इन खबरों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा में बोनस पॉइंट में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग लगातार बने रहिए बोनस पॉइंट के साथ। जहाँ कहीं पर भी पॉलिसी से जुड़ी कोई बात होगी, आपकी जेब से जुड़ी कोई बात होगी, बोनस पॉइंट पे वो खबर ज़रूर कवर होगी और उसका सटीक विश्लेषण आप तक ज़रूर पहुँचेगा। अपनी टिप्पणियाँ, अपने कमेंट जो है हमें ज़रूर भेजते रहें, अपनी सलाह भी हमें भेजते रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल के लिए नमस्कार।